1940 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बलोच रेजिमेंट की 5वीं पलटन ज्वाइन की। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने जापानीज का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और उन्हें जापानीज के हवाले कर दिया गया। हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। गद्दारी की कोई माफी नहीं होगी। You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. जब अंग्रेजी अफसरों ने साडी हिफाजत नहीं की, तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? अगर जिंदा बचा उसके बाद शादी करोगी मुझसे? रात दिन अपने सीने विच वजदी आजादी दे राग नू बंद कर ला। सब तो पहला मैं हिंदुस्तानी हाँ। कसमें खाई थी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे खुद की जान क्यों नहीं चली जाए। जब अंग्रेजी अफसरों ने साडी हिफाजत नहीं की, तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? अंग्रेजों के खिलाफ हम तीनों साथ लड़े हैं, मुकदमा भी साथ ही लड़ेंगे। आजादी की जंग लड़ने वाले मेरे दोस्तों, आजादी चाहिए तो उसकी कीमत खून दे के चुकानी होगी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। राज्यसभा टीवी की फीचर फिल्म रागदेश कॉन्टेम्परेरी इंडियन हिस्ट्री के उस अध्याय को सामने ला रही है जो इससे पहले किसी फिल्म में छुआ ही नहीं गया। आईएनए की बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर, दक्षिण पूर्व एशिया के कई देश, उन हजारों भारतीय सैनिकों की कशमकश जो ब्रिटिश हुकूमत के लिए लड़ रहे थे और आखिरकार 3 अफसरों पर चलने वाला राजद्रोह का मुकदमा। Lieutenant Gobak Singh Dhillon, Captain Shah Nawaz Khan, Captain P.K. Sehgal. Section 41, waging war against the king. You are charged with murder. Do you plead guilty to the charges read out? एक वॉर पीरियड ड्रामा बनाते हुए चुनौतियां कम नहीं होती, तब तो और भी जब आप एक इंटरेस्टिंग और एंगेजिंग फिल्म बनाना चाहते हो और तथ्यों से छेड़छाड़ की जरा भी गुंजाइश न हो। लेकिन इन सभी चुनौतियों का बड़ी हिम्मत और कुशलता से सामना किया राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेता फिल्म निर्देशक तिग्मांशु धूलिया और उनकी टीम ने। आइए मिलते हैं फिल्म को पर्दे पर साकार कर दिखाने वाली रागदेश टीम से। मेरा नाम धर्मेंद्र नाथ ओझा है और रागदेश फिल्म की रिसर्च मैंने की है। रागदेश की जब हम लोग रिसर्च शुरू किए तो हमारे पास जो बुक्स थी वो बड़ा ही अवेलेबल थी, लेकिन उस तरह से कि जापान में, सिंगापुर में, थाईलैंड में किस तरह से आईएनए
कि अंदरूनी जो चीज़ें थी, क्या क्या हो रहा था, क्या हैपनिंग थी, जापानियों के साथ उनका किस तरह से एक फॉर्मेशन हुआ आईएनए का, वो कोई डॉक्यूमेंट्स थी नहीं हम लोगों के पास। और आप क्योंकि हमने भी हिस्ट्री पढ़ी है, लेकिन उस समय तक हमें ये ध्यान ही नहीं था कि मोहन सिंह फर्स्ट फाउंडर थे आज़ाद हिंद फौज के। फिर हमने क्या किया कि जब रिसर्च के लिए जब हम दिल्ली गए, तो दिल्ली हम लोग गए, एक छोटी सी बुक थी, कोई पंजाब में कोई राइटर थे, उन्होंने लिखे थे, उनसे मिलने के लिए। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद हमने पता किया तो ये पता चला कि आईएनए पर एक दिल्ली में ही कोई एक केसी यादव करके हिस्टोरियन हैं, जिन्होंने बहुत सारे आईएनए के बुक्स को कलेक्ट भी किया है और उसमें बहुत सारे उनके तस्वीरें, चीज़ें उन्होंने बनाई है। हम लोगों ने वहाँ कांटेक्ट किया, और जब हम लोग कांटेक्ट किया तो वहाँ पर हमें बहुत उसके रियर बुक मिली, जैसे फ्यूजिवारा की डायरी। फ्यूजिवारा जो था वो आईएनए को फॉर्म करने में मोहन सिंह के साथ बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, जो मेजर था जापानीज आर्मी का। फ्यूजिवारा की डायरी से हमें अंदरूनी चीज़ों का पता चला कि किस तरह से एक अलग से मूवमेंट वहाँ पर चल रही थी, जो प्रीतम सिंह चला रहे थे, और भी अलग अलग वहाँ के जो लोग थे, थाईलैंड में, मलेशिया में, सिंगापुर में, जो भारतीय थे। और उसके बाद फिर जो ऊपरी तौर पर जो बुक्स थी वो तो सारी चीज़ थी, लेकिन ये डायरी का पता चला। उसके बाद हमारे भोला भाई देसाई की जो जिस तरह से उन्होंने किस को प्रिपरेशन किया था, वो बुक्स आउट ऑफ प्रिंट था, तो फिर वो बुक्स हमें वहाँ पर मिली। और इस तरह से उस आईएनए का जो म्यूज़ियम था उसने हमें बहुत हेल्प किया, जो सारे डॉक्यूमेंट्स और ये चीज़ लेने में। आज हिंदुस्तानी फौज के पास अपना असली मकसद है, हिंदुस्तान की आजादी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये मुकदमा पूरी इंडियन नेशनल आर्मी का है, क्योंकि हमने वो दिन देखा है जब हमें ऐसा लगा था कि हमने हिंदुस्तान को वाकई आजाद कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद सिंह, राग देश की लिखाई का हिस्सा रहा हूं। राग देश फिल्म को लिखते समय जो एक बात बार बार ख्याल में आ रही थी कि अब समय बदल गया है, देश के साथ, समाज के साथ, दुनिया के साथ लोगों के रिश्ते जैसे बदल गए हैं, लेकिन आईएनए जब फॉर्म हुई थी और जब वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रही थी, और जिसके मुकदमे का सिलसिला है हमारी फिल्म में, राग देश में, ये बात आपको समझ में आती कि ये हारी हुई लड़ाई है, इसे किसी सूरत जीता नहीं जा सकता था। लेकिन ये मसला ज़रूरी नहीं था। ज़रूरी क्या था? जिसके फोरफ्रंट में सुभाष बोस की पूरी मिस्टीरियस पर्सनालिटी है, कि एक जज्बा है, और उस जज्बे के पीछे हमारी जान जाएगी, हम लड़ाई में हार जाएंगे, इम्पोर्टेंट नहीं है। एक पूरे मुल्क के सामने हम साहसी नागरिक की तस्वीर पेश करेंगे, और उसके मन में देश की आज़ादी की भावना प्रबल तरीके से अंदर जाएगी, देश को सबक मिलेगा। मानिए इस पूरे ख्याल में जो करुणा है, जो मार्मिकता है, जो भावना है, वो शायद अगर हमने फिल्म में ठीक से दिखा लेने में थोड़ी भी सफलता पाई है, तो राग देश इस भावना को कन्फ्रंट करने के लिए देखना चाहिए। आज के समय में ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है। The safety, honor and welfare of your country comes first. जांजुआ राजपूत घराने से हूँ और मेरे खानदान की रगों में हमेशा ही फौजी खून रहा है। उस वक्त मैं हिंदुस्तान को एक अंग्रेज की नज़र से देखता था, लेकिन जब नज़र साफ हुई तो मेरी समझ में आ गया
आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। हिंदुस्तानी सिपाहियों ने जापानीज का बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और उन्हें जापानीज के हवाले कर दिया गया। हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। तिग्मांशु सर को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। उनको बिल्कुल भी फिल्मी रिएक्शन, फिल्मी ये सब नहीं चाहिए, जिसके हम लोग एक्सपर्ट हैं। पर तिग्मांशु सर के पास आने के बाद ऐसा लगता है यार वापस सीखना पड़ेगा, पता नहीं कब डांट देंगे हमारे रिएक्शन पे, कब क्या कर देंगे। जिनके साथ मैंने एज ए फाइटर कैरियर अपना स्टार्ट किया था, एज ए स्टंट डायरेक्टर उनके साथ काम करना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। टिशू सर के साथ काम करने के लिए मैंने अपने आप को इतना रेडी किया था कि मुझे एक्सप्लोजन, मेरी गन्स, मेरे इक्विपमेंट्स, मेरी टीम, मैंने उनको रोज़ समझाता था दोस्त वहाँ जाना है, टिशू सर है, फिल्मी रिएक्शन नहीं चाहिए, शॉर्ट रिएक्शन चाहिए, शॉर्ट गन है, मतलब टिशू सर के साथ काम करना है, मतलब रियल रिएक्शन लेना होगा। पोजीशन लो, पोजीशन लो, पोजीशन लो, मारो ऊपर से, पोजीशन, पोजीशन। हाय, मैं हूँ तुलिका धुलिया। मैं रागदेश की कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर हूँ। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बैग्स हैं, बॉटल्स हैं, तो हमें बहुत ही ऑथेंटिक उसी ज़माने की लेनी थी। तो उसमें वो प्रॉब्लम आई, फिर हमने कैसे कैसे उस टाइम का फैब्रिक वो सब कैसे सॉर्स आउट किया, टेलर्स ढूंढे और रिसर्च इतनी हुई कि उसके अकॉर्डिंग एक एक छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें जैसे बैजेस हैं वो सब है, तो वो हम लोग ने जैसे बैठ के लोगों से हाथों से करवाया और फिर वो रंग लाया। रागदेश में हम चाहेंगे कि एक कॉस्ट्यूम पे तो बहुत ही ध्यान दिया जाए, क्योंकि इस ज़माने में वो सब चीज़ें अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो अगर थोड़ी पढ़ लिख के जाएं और समझ के जाएं तो और तब उन्हें वो मज़ा आएगा देखने में कि एक एक चीज़ एकदम लगेगा वो ज़माना उतार दिया, वो वक्त उतार दिया हमने। जब आज़ादी का टाइम था और मतलब देश में अंग्रेज़ी कपड़े इतने नहीं यूज़ किए जा रहे थे और अब ज़माना बदल गया, तो अब इतना कुछ बाहर का आ गया है कि अब वो चीज़ें लोग यूज़ नहीं करते हैं। इवन हम लोग के फोर्सेस में भी अब वो वैसे यूज़ नहीं होती, सब थोड़ा मॉडर्न हो गया है, मोर कन्वीनियंट हो गया है। तो वो सब चीज़ें जो हैं मतलब उन्हें फिर इस ज़माने में लेके आना, तो हैं वो चीज़ें मगर उन्हें रेप्लिकेट करना पड़ता है। और हैं टैलेंटेड लोग जिन्होंने उस चीज़ को बाखूबी वैसे ही उतारा है जैसे हमने उन्हें गाइड किया। देखिए, ये जो फिल्म है ना 1942 टू 45 का जो पीरियड है, और ये फिल्म में बहुत सारे लोकेशंस रियल लोकेशंस है, और रियल लोकेशंस में शूट करने का कुछ अलग ही मज़ा है। जो उसको जो रियलिटी है, उसको जो टेक्सचर है, उसको जो कलर्स है, वो अलग ही एक फ्रेम बनता है। वो हम लोग जंगल में भी शूट कर रहे हैं, नदी में रिवर बेल पे शूट कर रहे हो, तो उसके साथ मैच करके जो भी उसी टाइम के हिसाब से छोटा छोटा रिक्वायरमेंट्स आता है, वो हिसाब से सेट हम लोग बना रहे हो, तो वो भी एकदम नेचुरली लगता है। मतलब कोई भी एंगल से आप बोल नहीं सकते ये फेक है, ये ऐसा अभी तक बना दिया। तो अपना सेट्स का भी बैकग्राउंड हम लोग वही सब जो कॉस्ट्यूम जो है ना वो प्रॉपर दिखे, वही हिसाब से अपना सेट हमेशा जहाँ लगता है ज़्यादा डार्क होना चाहिए उधर डार्क हो रहा है। और नेचुरल हम लोग जब लकड़ा बाम्बू से काम कर रहे हो
तो उसको कलर्स हम लोग कोशिश कर रहे हो जो वो नेचुरल जो कलर है उसी को रखने का, मतलब उसके ऊपर ज़्यादा कुछ क्रिएट नहीं करने का। तो क्या होता है उसमें से कॉस्ट्यूम वगैरह जो है ना वो निकल के बाहर आता है, जो रियल लगता है देखने। हाय, माई सेल्फ अमरीश पतंगे। हाय, दयानिधि पट्टूराजन। और हम दोनों हैं आर्ट डायरेक्टर ऑफ राग देश। अभी हम लोग जो सीन कर रहे हैं वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिस कर रहे हैं रंगून में जो है। तो वहाँ पर एज़ पर द डिस्कशन और एज़ पर द स्क्रिप्ट वहाँ पर बोला गया था कि वहाँ पर साउथ ईस्ट एशिया का मैप, देन बर्मा का मैप, वो सब डिस्कशन ऑफिस दिखाना चाहिए, वो सब था अकॉर्डिंगली। तो इसलिए बर्मा का मैप हम लोग को ज़्यादा बताना चाहिए था। तो फिर इसलिए हम लोगों ने ईजल पर एक्चुअल जो प्लानिंग मैप होता है वो हम लोगों ने ईजल पर बनाया, बर्मा वाला मैप। इंटरनेट रेफरेंसिंग प्लस शिराज सर और तीसरी सर इन्होंने जो रेफरेंसिंग किया था या स्टडी किया था, जो रिसर्च किया था, उसके अकॉर्डिंगली रिसर्च के हिसाब से हम लोग उसके ऊपर उन्होंने जो एक्सप्लेन किया हम लोग को उसके हिसाब से हम लोग वो बना रहे थे। कुछ प्रॉप्स हम लोग को मिल रहे नहीं थे अकॉर्डिंग टू द पीरियड वाइज। तो हम लोग जो अभी का जो प्रॉप मिल रहा है वो लेकर हम लोग उसको मॉडिफाइड कर रहे थे या फिर उसको पूरा न्यू कर रहे थे, बट इन अ डमी मैनर, मतलब डिफरेंट मटेरियल से उसको हम लोग क्रिएट कर रहे थे। मूवी के लुक एंड फील के हिसाब से हम लोग को यहाँ पर जो मटेरियल अवेलेबल मिल रहा है हम लोग उसको ज़्यादा करके ट्राई करें यूज़ करने के लिए, क्योंकि वो लुक एंड फील जो एक्चुअल यहाँ पर है, जो वो एरा का लुक एंड फील देना है, वो यहाँ का वुड वो हम लोग ज़्यादा करके यूज़ करने का ट्राई कर रहे हैं। हम लोग ने इसमें जैसे कि कोड बनाया था, रेड फोर्ट का एक कोड बनाया था, जो कोड की हम लोगों को मतलब बहुत कम समय मिला था और बड़े स्केल पर था वो काम। तो उसमें हम लोगों के डेट कम से कम 15 दिन चाहिए थे हम लोगों को लगाने के लिए। तो आर्टिस्ट के डेट्स के अवेलेबिलिटी की वजह से हम लोगों को बहुत कम समय दिया गया था उसके लिए। इसमें हम लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज मतलब ये था कि जो कोर्ट रूम जैसे दया ने बताया, वो कोर्ट रूम जो एक्चुअल कोर्ट रूम था जो 1945 में, वो कोर्ट रूम रेड फोर्ट के अंदर उन्होंने क्रिएट किया था जस्ट फॉर दिस केस। तो वो एक प्रॉपर कोर्ट रूम जैसे नहीं था कि कटघरा बनाया वैसे, वो सब नहीं था। तो वो अभी भी एक जस्ट फॉर लोगों को देखने के लिए जस्ट म्यूज़ियम टाइप अभी भी है वहाँ पे रेड फोर्ट के अंदर। बट वो उसका रिसर्च एंड देन और भी रिसर्च किया हुआ जिन्होंने इवन शिरा सर, धनंजय दादा, जो धनंजय मंडल जो प्रोडक्शन डिज़ाइनर है, तो इन्होंने जैसे जो डिसीजन लिए थे इसके ऊपर कि तो उसके हिसाब से हम लोग वो जैसे ब्रीफ हुआ, जैसे डिस्कशन हुआ, उसके हिसाब से हमने रेड फोर्ट क्रिएट किया। और वो रेड फोर्ट क्रिएट करने के मतलब हम लोग का ये चैलेंज था कि दैट रेड फोर्ट शुड मैच द एक्चुअल रेड फोर्ट विच वॉज क्रिएटेड इन 1945। एक हम लोग ने 1940s का एक ट्रेन एक रेडी किया इसमें, वो एक अच्छा मतलब मिलिट्री ट्रेन 1940s का, वो भी हम लोग ने एक अच्छा बनाया इसमें। तो ये सब देखने मिला और ओवरऑल मूवी का लुक भी उसी तरीके से 1940s का। स्ट्रीट्स बनाने थे, देन वॉर एरियाज़ जहाँ पर इवन ब्लास्टिंग सीक्वेंस वो सब थे, तो हम लोग को रिक्रिएट करना था। और हम लोग के पास मेन रबर प्लांटेशन हो गया, तो हम लोग को सब रिक्रिएट करना पड़ा उसमें हर एक चीज़। देन फायरिंग गन्स हो गए, वो सब हम लोग को डमी बनाना पड़ा तो शो दैट स्केल और वो सब। और इवन कंटिन्यू ये हम लोग का चालू था कंटिन्यू डे एंड नाइट, क्योंकि हम लोग के पास गिन के 45 डेज थे, उसके अंदर हम लोग को बहुत सारे सीक्वेंसेस रेडी करने थे। सो एक ही टाइम पे हम लोग के 4 to 5 सेटअप्स एक साथ चालू थे। कि हवाओं में वो आग है कि जल उठे चराग है, हवाओं में वो आग है कि खौलते से खाक। हवाओं में वो आग है कि जल उठे चराग है। नमस्कार, मैं हूं संदीप नाथ। मैंने रागदेश फिल्म के लिए 2 गीत लिखे हैं। चराग है चलो दिल्ली पुकार के तिरंगा संभाल के, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। मेरे लिए अपने आप में एक चैलेंज था कि उस वक्त के यूथ कैसे सोचते थे, और नाम है आज़ाद हिंद फौज जो कि गुलाम भारत में काम कर रही है, तो कैसे सोच रहे होंगे। तो थोड़ा सा वैसा फील करने की कोशिश की, थोड़ा अपने अंदर एक प्राइड भी फील हो रहा था और एक अलग जज्बा था इन गानों को लिखते हुए, क्योंकि ये रेगुलर गानों से बहुत अलग थे। तो एक नया तरह का अनुभव था।
Namaskar, I am Rana Mazumdar and I am one of the composers of the film Rag Desh. जागो के अब तीन रंग से सजा है ये आसमां। एक गाना ऐसा क्यों ना करे जो देश राग के ऊपर लगभग आधारित होएगा। लगभग क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि थोड़ा सा आज का जनरेशन को भी अच्छा लगे, इट शुड साउंड मॉडर्न ऑल्सो एट द सेम टाइम। सो आई वॉज नॉट वेरी स्टक टू एवरी प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ देश राग। बट येस, ओवरऑल देयर इज अ अटर फीलिंग ऑफ राग देश। एक सुन के लगेगा कि आपको देश राग के ऊपर आधारित गान, मतलब दैट्स द वे इट इज बीन मेड। अमर है देश मेरा। It's a patriotic song, of course, but it's again a prayer song. Most importantly, it's a patriotic prayer song. उसमें हमने the lyrically it was ओ जन्मभूमि ओ मातृभूमि तुझे नमामि हो. That's again the main hook line which I say. So it's a prayer song. I'm sure everyone will love it. School, college में students लोग वो गाना गाएंगे and through this song they can show their their love towards the country. इसका म्यूज़िक बहुत स्पेशल है। रागदेश देखिए, रागदेश का गाना सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट। प्लीज़। है कोटि जीवन गुथे हुए स्वाधीनता में हो के तन